बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं टॉप 5 स्टोरीज के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल गया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ, लेकिन उम्मीदें तो यही हैं पीटीआई के फॉलोअर्स की, रहनुमाओं की। 24 को वो उनके साथ उम्मीद हैं और कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि वो फिर 24 का एहतजाज खुद लीड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो एहतजाज की नौबत ही ना आए। लेकिन बड़ी पेशरफ्त है, क्या वो बाहर आएंगे या नहीं, इस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके लिए अभी भी खबरें गर्म हैं, उम्मीदें यही हैं। और इस उम्मीद का इजहार शेब अख्तर ने, यानी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस ने भी कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी और वो काफ़ी पुरुमीद हैं। उनकी इस कदर पुरुमीद होने की वजह क्या है? क्या कोई इनसाइड स्टोरी उनके पास है, कोई अंदर की खबर है, या फिर ये उनकी कयास आराई है? इसका भी जायज़ा लेंगे और फिर बात करेंगे कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की, जिसका आज तीसरा रोज़ है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई साजो सामान की नुमाइश की गई है। जदीद तरीन और मुनफरद जो टेक्नोलॉजी है दिफाई निज़ाम को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की उन तमाम जंगी हथियारों का यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिसमें आम शहरी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उसका अहवाल भी आप तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ बर्फपोश पहाड़ों को शिकस्त देने वाले हसन सदपारा की आज 8वीं बरसी है और वो यादें भी हम ताज़ा करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया है, ये भी आपको मिलवाएंगे इनसे। और बहुत सारी अहम इश्यूज़ पर भी बात होगी। और सबसे पहले बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जो रिलीफ हुई है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये रिलीफ वाकई में मिलने जा रहा है पीटीआई, क्योंकि बहुत ही इस हवाले से पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो है इमरान खान साहब बाहर आएंगे और 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसको खुद लीड करेंगे। बिल्कुल। लेकिन फैसल वाडा साहब, जो कि किसी ज़माने हम देखते थे शेख रशीद साहब बड़ी अहम पेशगोइयाँ करते थे, सियासी पंडित के तौर पे जाने पहचाने जाते थे, तो पिछले कुछ अरसे से जब से फैसल वाडा साहब ने जिम्मेदारी संभाल ली है, वो इस एहतजाज को नूरा कुश्ती करार दे रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पानी का बुलबुला है और इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब कौन सच कह रहा है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान आया है। वो कहते हैं कि जी बार बार इस तरह आखिरी एहतजाज या फाइनल काउंटडाउन की जो ऐलान करते हैं पीटीआई वाले दोस्त, वो ख़ुद को एक्सपोज कर रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले इस तमाम डेवलपमेंट के हवाले से, जो रिहाई के हवाले से या ज़मानत मंजूर होने के हवाले से और दीगर जो सियासी मंजरनामा चल रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अडयाला जेल में दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया, जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतालिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। बानी पीटीआई ने बल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर पास रखा और तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। मीडिया में कहा जाता है जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, ये सेट की कीमत ज्यादा लगाने की शहादत का मामला है, दबाव का मामला अभी साबित करना है। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन न किया तो जमानत वापस हो सकती है। इससे कबल तोशाखाना 1 केस में भी जमानत मंजूर की जा चुकी है। इसी तमाम मामले पर बात करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। वैसे तो सियासी तारीख है कि जब तक मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते, केसेस ख़त्म हो भी जाएं, तब भी रिहाई मुमकिन नहीं होती। लेकिन इस बार तोशाखाना 2 में जो रिलीफ मिला है, आपको क्या लग रहा है कि बाहर आने के लिए ये काफ़ी है रिहाई, या ज़मानत का जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या भी और बहुत सी ऑप्शंस हैं बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए? सुबह बखैर, शुक्रिया। जब ये केसेस चलते हैं और ये मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं, तो उनमें बेल और इस तरह की चीज़ें और रिमांड का होना, रिमांड का मुस्तरद हो जाना, ये चीज़ें लिटिगेशन का हिस्सा हैं। और बेल हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बरी ज़िम्मा हो गए। बेल होने का मकसद ये है कि आपका जेल के अंदर से आप रिहा हो जाएंगे,
लेकिन आपको हर पेशी पे आना होगा और उस पेशी के ऊपर आपको अपना दिफा करना होगा। तो सवाल शायद ये नहीं है कि बेल किस चीज़ का पेशखदमा है या इससे कोई प्रिडिक्शन आप कर सकें। तो असल बात ये है कि प्रोसिक्यूशन ने केस कैसा बनाया है बिल्कुल ठीक। और आपके पास डिफेंस में क्या है। तो अख्तर साहब प्रोसिक्यूशन का केस जिस जो तरह से है, हाईकोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब जैसे कि ऑर्डर्स जारी हुए हैं वो बाहर आते हैं तो वो अपने जो तजावुज़ नहीं करेंगे, अपने कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिसकी बिना पर जो है वो उन्हें वापस लाया जाए, या वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो अगर वो लीड करते हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है चेयरमैन PTI की जानिब से, कि जब वो बाहर आते हैं तो 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो खुद लीड करेंगे, तो क्या उन्हें एहतजाज लीड करने की इजाज़त दी जाएगी? ऐसा मुमकिन है कि वो कर पाएँ? देखिए बेल का जो मकसद होता है वो ये है कि आप अपना दिफा वगैरह कर सकें और आप अपने आपको कोर्ट के आगे पेश करें। जब आप बेल की जो कंडीशंस हैं उसको आप वायलेट करते हैं तो फिर वो बेल रिकॉल हो जाती है। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन सड़कों पे आना और फिर जब आप सड़क पे आ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई काबू में भी चीज नहीं होती। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अंडरटेकिंग दी गई थी कुछ अरसा पहले कि वो सारा जो है वो शौक से पहले होंगे, लेकिन आपने देखा कि दरख्त जलाए गए, इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और इस्लामाबाद में भी बहुत गड़बड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी और उसमें उनको तौहीने अदालत के एप्लीकेशन भी उसमें दायर की गई थी। जी। गो के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसा नहीं की थी, लेकिन जब आप होते हैं जमानत के ऊपर तो आप अगर कोई और कानून जो है उसकी भी शिकनी करते हैं, मसलन 144 अगर लगा हुआ है तो आप उसको वायलेट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में और जो मुझे नजर आ रहा है और केसेस में भी वो पाबंदे सलासल हैं और केसेस में भी वो जेल में हैं, अरेस्ट में हैं और उनका रिमांड भी अभी लेना है और केसेस में, तो उनकी रिहाई मुझे तो अभी अगले 3 अच्छा, ये मामला सिर्फ कानूनी या अदालती ही है अशतर साहब? अगर सियासी आपसे तबसरा हम चाहें तो क्या बैकडोर जो राब्ते हैं वही किरदार अदा करेंगे इनकी रिहाई के लिए, या फिर आप समझते हैं कि जिन केसेस की आप भी बात कर रहे हैं कि और भी ट्रायल चल रहे हैं और भी केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से इनका बाहर आना मुमकिन है? देखिए बैकडोर जो होती हैं बातें वो होती हैं सियासी, और आपने देखा कि बैकडोर जो आपके मुज़ाकरात वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो सियासी लीडर हैं जब उनके ऊपर पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो तय ना हो रहे हों तो फिर वो सारे सिलसिले इसी तरह बनते हैं। और आपने ये भी देखा कि माजी करीब में कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको फिर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब रीत और रवायत ख़त्म हो जानी चाहिए। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको अल्टीमेट होना चाहिए, उनका फैसला होना चाहिए। अच्छा, 24 तारीख को अशतर साहब क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ कहा जा रहा है कि जी ये फाइनल काउंटडाउन है, कफन बांध के आना है और जब तक रिहाई मुमकिन नहीं होती, मुतालबात पूरे नहीं होते, हमने वापस नहीं जाना। दूसरी तरफ मुलाकातें भी हो रही हैं, एक वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात होती है, फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं बानी PTI तक, अली अमीन गंडापुर की सूरत में, दीगर रहनुमाओं की सूरत में। तो क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और सियासी तौर पर अगर दोबारा से इस कॉल को वापस ले लिया जाता है जो कि फाइनल कॉल कही जा रही है, तो जो एक आम वर्कर है उसके ऊपर क्या असरात होंगे इसके? वो कितना डिमोरलाइज होगा? देखिए, आम वर्कर की तो आप बात छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। क्या और जो लोग पाबंद सलासल हैं और वो टॉप टियर लीडरशिप के हैं उनके मुतालिक कोई बात की जा रही है? तो ये फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के ऊपर है। फोकस जो है वो ना जमात के ऊपर है ना अरकान की तरफ है फोकस, और कहा यही जा रहा है कि मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं है। ये मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं और ये मेरा
इम्प्रेशन मेरे अकेले का इम्प्रेशन नहीं है, मुझे यकीन बहुत सारे लोग जो हैं उसको इसी तनाज़र में देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये सारा सिलसिला एक ही शख्स की तरफ ही मरकूज रहेगा? व्हाट अबाउट कुरैशी साहब, व्हाट अबाउट अदर पीपल? वो क्या आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये बात नोटिस की जा रही है। ये तो हो गई इस साइड की कहानी, लेकिन अगर दूसरी साइड की बात करते हैं अशरफ साहब कि हुकूमत का जो रवैया है वो जिस तरह से पासपोर्ट की मनसूखी, ID कार्ड की मनसूखी, नौकरियों से निकाले जाना या तालीमी इदारों से निकाले जाने की बातें कर रहे हैं, इक़दाम करने की बात कर रहे हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, लचक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही अभी तक। इस तरीके सियासत को या इस जिद को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, जिद की वजह से जो है वो लोगों का टेम्पररी नुकसान होता है और मुल्क और कौम का परमानेंट नुकसान हो जाता है। उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिदबाजी तो होनी नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ और मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ, फिर करूँगा कि ये बातें जो हैं ये राउंड टेबल पे होनी चाहिए। लेकिन अशरफ साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस वक्त कहा है, उनके साथ जो राब्ते हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप पहले अपनी कॉल वापस लें, उसके बाद कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके बाद कोई मामलात जो है वो ज़ेर गौर आ सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, या फिर हुकूमत सिर्फ इस वक्त जो एहतजाज की कॉल थी वो वापस करवाना चाहती है? देखिए, हुकूमत का काम जो है वो मुज़ाकरात करना नहीं होता। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क और कौम की जो तनसीबात हैं और जो सारी चीज़ें हैं, उन इमलाक हैं, उनकी हिफाजत करना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है जो है वो पार्लेज करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है मुज़ाकरात करना। हुकूमत का काम जो है वो है अवाम की हिफाजत करना, उस मुल्क और कौम का जो इमेज बाहर ख़राब से ख़राब होता जा रहा है उसको ठीक करना, और इसके अंदर जो मरहम रखी जा सकती है वो है पार्लियामेंट के ज़रिए। इस चीज़ का कायल हूँ कि पार्लियामेंट में ये बातें होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ में होने चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मिसाके टॉलरेंस होना चाहिए। आप बैठ के तय करें कि हम दशनाम तराजी नहीं करेंगे। आप बैठ के तय करें कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा हमारा, और वहाँ पे हम ये भी बात करें कि लॉफुल अथॉरिटी जो है उसका भी एक्सेसिव यूज नहीं होगा। तो अशरफ साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो आप कह रहे हैं कि एहतजाज भी होगा और खान साहब भी इस वक्त बाहर आने वाले तो नहीं हैं, और जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे। जी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मेरी दुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के इन चीज़ों को इख्तिताम पे लेके आए। हमारा मुल्क ऐसी चीज़ों का मुताबिक नहीं हो सकता। आपने देखा कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि आप लेके आए यहाँ पे PI की निजकारी की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप माइनिंग को फ़रोग देना चाह रहे हैं। लेकिन ये अगर सड़कें ब्लॉक होंगी, अगर कंटेनर रखे जाएंगे तो लोगों को क्या इंप्रेशन होगा? लोग आते हैं, वक्त की सूरत में आते हैं, इस्लामाबाद में जब कंटेनर देखते हैं तो क्या वो अपने इन्वेस्टर्स को कायल करेंगे, शेयर होल्डर्स को कायल करेंगे कि ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जाए? बिल्कुल ठीक, नहीं हो सकता ऐसे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे, और हाल वो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि खान साहब की रिहाई के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि वो एहतजाज करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी उनकी रिहाई होती हुई भी नज़र नहीं आई है। हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया, लेकिन अभी तक हालात जो है वो साजगार PTI के लिए तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए आज के दिन के हवाले से। तो दौर जदीद में TV की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और आज उसी TV का यानी कि टेलीविज़न का आलमी दिन भी है। घरों में ख़वातीन हो और वो ड्रामा ना देखें तो गुजारा नहीं होता उनका भी, और बच्चे कार्टून ना देखें तो वो भी बेचैन रहते हैं, और उनकी भी यही ज़िद होती है कि हमें कुछ ना कुछ देखना है। तो सबके लिए एंटरटेनमेंट का एक बड़ा ज़रिया है। चंद बरसों में जहां सोशल मीडिया पर लोगों का रुझान बढ़ा है, वहीं आज भी TV देखने वालों की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे है जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 नवंबर 1996 को मुनफरिद अंदाज में ये मुनक्किद किया था पहला वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम,
और उसी की मुनासबत से हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से अब पाकिस्तान समेत भी दुनिया भर में हर साल 21 नवंबर को टेलीविज़न डे मनाया जाता है और ये आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इसको मनाने का मकसद भी जो टीवी की अहमियत है उसको उजागर करना है कि ये तफरीह, तालीम और तरबियत और मालूमात के हसूल के लिए टेलीविज़न कितना अहम है और किस तरह से ये अपना किरदार अदा करता है। जो एक लेजेंड गुजरे हैं और पहले होस्ट भी थे, एंकर भी थे, तारिक अजीज़, उनको अगर याद ना किया जाए इस दिन के मौके पर तो ये शायद इंसाफ नहीं होगा। किस अंदाज में वो मेज़बानी करते थे, ज़रा एक नज़र उस पर डालते हैं। और जो उनका डायलॉग था जुनेद, सुनते कानों और देखती आंखों, सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। जी हाँ, और जो एंड में वो अपने प्रोग्राम के अख्ताम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, मुझे अपने बचपन में आज भी याद है कि हम उस नारे का, उस वक्त का वेट करते थे और उनके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे। तो वो एक पूरी जो जनरेशन है उसकी एक फीलिंग्स वाबस्ता है तारिक अजीज़ के साथ। नीलाम घर जो उनका प्रोग्राम जिसको वो होस्ट करते थे और पहले पाकिस्तान टेलीविज़न के PTV के होस्ट भी थे, तो उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगी। तो TV का मुस्बत इस्तेमाल कीजिए और यही इसकी ज़रूरत भी है, जहाँ पे इसके फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दीगर बहुत से इशूज़ हैं जिस पे आज बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, सर्दी बहुत आ रही है, अभी आई नहीं है ओके, लेकिन सर्दी का जो इंतज़ार होता है आपको अंदाज़ा हो गया कि सर्दी बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। और सर्दी का जो इंतज़ार है उसके साथ ही साथ इंतजामात भी शुरू हो जाते हैं। जो सस्ते दामों लोग हैं वो कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है महंगाई भी अरूज पर है। तो कुछ लोग लुंडा बाज़ारों का रुख कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है इस बार मुझे लगता है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि लोग जो है वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वही एक जगह होती है जो गरीब और मुतवसत तबके के लिए एक आस होती है कि कम अज़ कम वो अच्छे मयारी कपड़े सस्ते दामों ले सकेंगे, लेकिन एक ख़तरा उन्हें ये भी होता है कि इससे अमराज भी बहुत फैल सकते हैं, तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारी नुमाइंदा रुबा अरूज वहाँ पर मौजूद हैं लाहौर के लुंडा बाज़ार में। क्या माहौल है, कितना रश है, क्या कीमतें हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। रुबा, एक तो बताइएगा कि कितनी कीमतें ऊपर जा चुकी हैं मौसम की तब्दीली के साथ, और दुकानदारों का क्या रुझान है, क्या वो मुतमईन है ग्राहकों की आमद से? सर्दियों की आमद के साथ ही मुतवसत तबके का जो शॉपिंग बाज़ार है लंडा बाज़ार, वहाँ भी चीज़ें आसमान से बातें करने लग गई हैं महंगाई की वजह से। और हम इस वक्त म्यो हॉस्पिटल से जो रिलेटेड लंडा बाज़ार है लाहौर का, बड़ा फेमस, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पे आपको महंगे से महंगे ब्रांड की चीज़ भी मिल जाती है और सस्ती से सस्ती भी मिल जाती है। लेकिन शहरी शिकायत कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब लंडा बाज़ार में भी मुतवसत तबके के लिए तन ढांकने के लिए जो है वो चीज़ें लेना मुश्किल है। बताइएगा, आप देख रहे थे क्वालिटी और कीमत कैसी है? जैसे आपने अभी कहा कि ब्रांड की चीज़ें भी मिल जाती हैं, यहाँ पे बिल्कुल मिल जाती थी, लेकिन वो ज़माना और था। अब आपको पता है हर चीज़ एक्सपेंसिव कर दी है, डबल रेट कर दिए हैं। अब यही कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, इस वजह से ये चीज़ें जो है ना पहले जो हमारे पास आ रही हैं वो हम इसलिए एक्सपेंसिव देते हैं। एक कंसर्न है कि अमूमन क्योंकि देखें वबाई बीमारियां फैल रही हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, बीमारियां फैलने का खदशा नहीं है लंडे की चीज़ों की वजह से? वो डेफिनेटली हर चीज़ का आप जैसे आप कह रही हैं ना, इस तरह वबा भी फैलती है, जर्म्स भी आते हैं, तो गरीब आदमी करेगा क्या? आपको पता जो हालात चल रहे हैं। प्रीवियस वन आपने देखा है कि जैसे बिलों का रेट था, बिजली के बिल दे दे के लोग तंग आ गए हैं, और अब सर्दी आई है तो सर्दी की लंडे का रुख करते हैं लोग, और डेफिनेटली प्राइस तो बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा है। और दूसरा ख़तरा जर्म्स फैलने का भी है। कुछ और लोगों से अगर बात करें तो नो डाउट कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बाज़ार का फ़ायदा भी उठाते हैं, चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं। थोड़े से अगर हम आप लोगों को डिस्टर्ब करते हुए बात कर लें तो बताइएगा कि चीज़ें महंगी होने की शिकायतें कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पीछे से क्या रेट्स मिलते हैं, क्वालिटी क्या है चीज़ों की? असल में चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि सारा ब्रांड आपको पता है, लोकल चीज़ तो होती नहीं है इसमें। तो जो बंडल पहले लाख का था वो 1.5 लाख में चला गया है, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, तो इस माल की आपको पता है डिमांड भी ज़्यादा है, नहीं से ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब वबाई बीमारियां बहुत सारी अब फैल गई हैं, दूसरे मुल्कों से आते हुए स्कैनिंग होती है, ये जो कपड़ा आता है, लंडे का सामान आता है, इसकी स्कैनिंग कैसे होती है? इसको वॉश करके ड्राई क्लीन करके सेल किया जाता है, बंडल वैसे ही खोल के बेच देते हैं, बीमारियों का खतरा भी है? लेकिन इसमें देखिए ना, बीमारियों का खतरा नहीं, क्योंकि ये जब स्टीम प्रेस होती है ना, क्योंकि वो उसमें सारा पानी होता है,
सारा गर्म पानी होता है, तो उसकी वजह से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल डालते हैं ना, तो उससे जरासीम सारा ख़त्म हो जाता है। वबाई बीमारियों का इनके थ्रू आने का कोई खतरा नहीं है? खतरा नहीं होता, क्योंकि ये आप वाश करने के बगैर भी पहन सकते हैं, लेकिन वाश कर भी लें ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर वाश ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोग जब खुद बता रहे हैं कि आपको रेट्स खुद भी ज़्यादा मिलते हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से रेट ज़्यादा हो गए, तो आगे कितना फ़र्क पड़ा? पहले तो यहाँ पे 500-300 में भी चीज़ें मिल जाती थी। वही रेट हैं, बस 100-50 का फ़र्क होता है, इतना फ़र्क तो नहीं है। वही हम पैंट पहले भी 350-400 की सेल करते थे, वही आज भी कर रहे हैं। पहले बाटो महंगी है, बाहर जो क्वालिटी के हिसाब से है, जो ब्रांड में ज़्यादा है, वो चलने वाला ब्रांड है, वो ज़्यादा महंगा है, बाकी नॉर्मल ही है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लंडा बाजार में भी आपको बाकायदा ब्रांड्स की जो है वो हमारे डिवीजन हुई साथ आप नजर आएगी। मौजूद थी और रूबा ये बता रही हैं कि क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ी है, इस वजह से डॉलर महंगा होने की वजह से यहाँ पर भी कीमतों पर खासा असर पड़ा है। और कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है ना, वो अगर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हों जो इस चीज़ का यकीनी बनाएं कि एक्स्ट्रा चार्ज ना किए जाएं, लेकिन यहाँ पे जिसका दो जल्द करता है वो अपने रेट वहाँ पे वसूल करता है। बिल्कुल जी, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दुआ के पापा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए उन कामयाबियों की जो कि पाकिस्तानी हासिल कर रहे हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए। वैसे तो आजकल हर कोई यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी कामयाबियाँ हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं, और उन्हीं में शामिल हैं दुआ और ज़ैनब के पापा जो कि हैं मोहम्मद अरशद। आपको वेलकम कहेंगे, और ऐसे सबक आमोज़ और ज़बरदस्त वो मैसेजेस लेकर आते हैं, विजुअल्स बनाते हैं जो कि यकीनी तौर पर मिसाल है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि बिला वजह का कंटेंट बनाते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं। और मोहम्मद अरशद के साथ दुआ भी मौजूद है, क्योंकि ये ज़ैनब और दुआ के पापा के नाम से मशहूर हुए हैं। तो हम पहले इनकी कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। ये आपने खूबसूरत वीडियोस देखी हैं जिनमें बड़े अच्छे से मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो हम मोहम्मद अरशद से पूछते हैं कि किस तरह से वो ये कंटेंट बनाते हैं। वेलकम टू शो मोहम्मद अरशद। आपको और दुआ को बल्कि पूरी फैमिली को हम बहुत सारी मुबारकबाद देंगे। 10 आपने मिलियन सब्सक्राइबर जिस तरह से हासिल किए हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं। किस तरह से ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, कौन आपको मदद करता है इसमें, किसका आइडिया है? जी वालेकुम सलाम। आप सभी लोग खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। असल में ये कंटेंट जो है वो मैं खुद ही अपनी ये स्टोरी जो है अपनी कंटेंट की खुद क्रिएट करता हूँ। फिर इस पे हम खुद रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम लिपसिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं वीडियो। तो ये आइडिया मेरा अपना ही होता है। जितने भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो मेरे अपने खुद के आइडिया होते हैं। तो फिर इसके बाद हम खुद ही अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं। अच्छा अरशद भाई, कितना अरसा हो गया है ये सफ़र शुरू किए हुए, और आज जब शुरू करने लगे थे सोचा था इतने बड़े स्टार्स बन जाएंगे इतने से अरसे में? ये मेरे ख्याल 1.5 साल से 1-2 माह ऊपर हो गया। अरे वाह। मेरा ख्याल है 1 साल और 7-8 माह हो गए हमें ये शुरू किए हुए सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना। लेकिन जब हमने शुरू किया था, शुरू करने से पहले भी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बड़ा मशहूर हो जाऊं। जब शुरू किया था तो उस वक्त भी ये अंदाजा नहीं था कि इतना मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये वाला अंदाजा तो बिल्कुल ही नहीं था कि इतनी जल्दी मशहूर हो इतने जाएंगे जल्दी और इतने बड़े पैमाने पे आप सब्सक्राइबर हासिल कर पाएंगे। जब आपने ज़ीरो से सफ़र शुरू किया था, क्या सोच कर किया था? पैसा कमाना था, या फिर जो आपने कहा मशहूर होने का तो नहीं पता था कि इतना मशहूर हो जाएंगे, तो क्या सोच कर आपने ये शुरुआत की थी? असल में पैसा कमाना तो ये तो सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई आता है तो पैसा तो आता है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे ज़हन में ये था कि भाई हमने अपने हाल हुलिये को भी मद्देनजर रखना है, और अपने जो मुसलमान लोग हैं, बाकी जो मुआशरा है, उनकी औलाद की और उनकी तरबियत का भी ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया पे आना है, ताकि हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बस ये था हमारे ज़हन में कि हम कोई अच्छा काम करना है और अच्छा मैसेज देना है सोशल मीडिया पे आपको, तो इस नीयत से हमने काम किया। दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से शुरू में तनकीद हुई कि क्या करने लगे हो सारी फैमिली को लेके, या सपोर्टिव लोग? नहीं, बहुत सपोर्टिव थे। जो इर्द गिर्द के लोग हैं अपने इलाके के, खुसूसन रिश्तेदार भी, कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। असल में हमने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं है जिसपे कोई तनकीद करे। वैसे कोई करे तो उसकी अपनी ख्वाहिश है, बल्कि लोगों और रिश्तेदारों से कोई हमें दुख नहीं पहुंचाना, कोई तनकीद का कोई इशारा भी मिला कभी भी।
ठीक है। अर्शद भाई, हम दुआ से भी बात करना चाहेंगे, क्या दुआ हमसे बात कर सकती है? दुआ से हम पूछना चाहेंगे कि दुआ को कैसा लग रहा है, इतने सारे सब्सक्राइबर भी हासिल हो गए हैं और जो बाबा के साथ वो वीडियोस बनाती है, कितना कंट्रीब्यूशन है दुआ का इसमें? बताओ कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुआ पढ़ती भी है? नहीं, दुआ अभी नहीं जाती स्कूल। दुआ वैसे कितने इसका साल की एडमिशन है? हो गया। दुआ 2 साल और 5 माह की हो गई है। माशाल्लाह, और दुआ का बहुत बड़ा हाथ है इन वीडियोस के सक्सेसफुल होने में। स्कूल यानी कि स्कूल जाने से पहले ही इतने बड़ी तादाद में फैंस आ चुके हैं दुआ के, ज़ैनब के। अच्छा अर्शद भाई, अमूमी तौर पे देखते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, उनको एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती है प्रोफेशनल्स की, जिसमें एडिटर्स होते हैं, जिसमें रिसर्चर्स होते हैं। आपने भी किसी की खिदमत ली या सब कुछ खुद ही करते हैं? जी जी, मैं ये स्क्रिप्ट मैं खुद ही लिखता हूँ, तो रिकॉर्डिंग तो सारे हम मिलके करते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं। छोटा बेटा है जो मोहम्मद से बड़ा है, वो मोहम्मद ईसा, वो उस कैमरामैन है, तो वाह। एडिटिंग मैं सारी खुद ही करता हूँ। और मोबाइल से बनती हैं सारी वीडियोस या प्रोफेशनल कैमरास का इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास एक पुराना था, वो पता नहीं क्या मॉडल का नाम है, आईफोन का एक्स मैक्स है, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, वो ही हम यूज कर रहे हैं पहले दिन से लेके आज तक। अच्छा अरशद भाई, एक चीज़ और हमने बड़ी नोटिस की कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उनमें 2 बीवियां दिखाई गई। क्या आपने 2 शादियां कर रखी हैं? ये भी प्रमोट कर रहे हैं आपके 2 शादियां करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये 2 शादियां मैंने नहीं की अभी, ना करनी है। नहीं, आपने क्या अभी, इसका मतलब इरादा है, नियत कर लिया आपने? नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ना मेरी कोई मुस्तकबिल में कोई नीयत है कि मैं करूंगा, मैंने नहीं करनी। अच्छा, अपने देखने वालों को तो आप 2 बीवियां दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि देखने वाले खुश रहें, क्योंकि अक्सरियत की तो यही ख्वाहिश होती है। 2 बीवियों वाली जो वीडियोस है ना, उसमें हम एक मैसेज देते हैं, शायद लोगों ने ये गौर ना किया हो कि जब इंसान के पास पैसा आता है, माल आता है, अच्छा घर आता है, गाड़ी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने दूसरी शादी करनी है। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अपने रिश्तेदारों की मदद करनी है, मुआशरे वालों का ख्याल रखना बिल्कुल, है, बस ये बहुत चीज खूबसूरत मुझे। बात है। अर्शद भाई, ये बात आपने की कि पैसा आ जाता है तो लोग बदल जाते हैं। दूसरी शादी की बात तो चले अलग रह गई, उनके तौर तरीके बदल, रहन सहन बदल जाता है, वो अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपके अंदर, आपकी वीडियोस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर अभी भी वही सादगी नज़र आती है। तो ये किस तरह से आपने मैनेज किया हुआ है? उन लोगों की तरह आपने अपने रंग ढंग नहीं बदले? असल में ये है ना कि हम काम कुछ बातें कुछ और करें और काम कुछ और करें, इस चीज को हम अच्छी तरह समझते हैं कि वीडियोस में हम मैसेज देते हैं और हकीकत में हम कुछ और हो जाएं, बदल जाएं पैसा आने के बाद, तो ये हम चीज नहीं चाहते कि इस तरह हो, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इन चीजों को फॉलो। अच्छा, ये सादगी अभी बरकरार रखने का ही इरादा है या मुस्तकबिल में आप अपना शहर चेंज करने का इरादा भी रखते हैं? और वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और चैनल्स भी बनाने हैं बच्चों के लिए अलग अलग, या इसी को आगे लेके चलेंगे? नहीं, मुस्तकबिल में अच्छा सोचा है हमने, लेकिन ये कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, अल्लाह ताला वो अता करते जाएंगे इंशाल्लाह, बस यही ज़हन है। लेकिन अभी जो कुछ है इसी में गुजारा करने की। अर्शद भाई, हमने देखा है कि यूट्यूबर्स मशहूर होने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का जो कि नहीं भी दिखाना चाहिए वो चीज़ें भी स्क्रीन पर दिखाते हैं, लोगों को अंगेज करने के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए। आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं? आपकी राय में वो ठीक कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, हम नहीं कहते कि वो ठीक कर रहे हैं और ये भी नहीं कहते कि वो सारा कुछ गलती कर रहे हैं, और जो चीज उनकी गलत है उसको हम अलल ऐलान करेंगे कि ये चीज ही गलत है। वो भी खुद भी मुसलमान है, वो भी समझते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन सिर्फ ज़हन में एक चीज को बिठा बैठे हैं कि ये चीज लोगों को पसंद है। जब लोगों को जो चीज पसंद आएगी वो देखेंगे तो फिर ही पैसा आएगा ना, बस ये अर्शद उनकी भाई, सारी आपका ये जो कंटेंट है, ये स्टोरी होती है बाकायदा, इसमें पूरी एक मैसेज होता है। आम लोगों की तरह नहीं है कि सुबह उठना है, वॉशरूम दिखाना है, आपने क्या किया, फिर नाश्ता कैसे किया, उठे कैसे, सोए कैसे। आपका एक जो हर वीडियो होती है उसमें एक मैसेज आप छोड़ते हैं। तो ये स्क्रिप्ट बाकायदा बैठ के आप बनाते हैं, लाइन्स कौन क्या बोलेगा ये आप बैठ के बनाते हैं? जी जी जी, हम स्टार्ट में हमारा पहला काम यही होता है कि स्क्रिप्ट लिखना है, शुरू से लेके एंड तक उसका एंड कैसे करना है, और जुमला, ये वाला जुमला किसने बोलना है, ये कौन बोलेगा तो बेस्ट रहेगा, ये मैं सारी चीजें खुद ही मैनेज करता हूँ।
अच्छा अरशद भाई, ये ज़रा हमारे देखने वालों को जो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, कितनी कमाई हो जाती है एक अच्छा यूट्यूबर बनने के बाद, और आप खुश हैं मतलब, या आपका टारगेट इससे ज़्यादा है, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? हाँ, जितना हम मशहूर हो गए ना, या जितने लोग मशहूर हो जाते हैं, बहुत पैसा, जितनी वो उसकी वो शोहरत होती है उतनी पैसा उसके पास होता है। लेकिन हमने जो शोहरत हासिल की है उसमें हमने दो चीजों का ख्याल रखा है कि जब तक हम सोशल मीडिया पे हैं, एक तो इसराइली ब्रांड को हम प्रमोट नहीं करते जब तक उनका मुसलमान उम्मत के साथ जो ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता, अच्छा सलूक नहीं होता। और दूसरा, हम ये जो गेमें हैं जुए वाली, दूसरी इस तरह की जो मुआशरे को नुकसान पहुंचाती हैं, इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करते। अगर हम इन चीजों को प्रमोट करें तो हमारे इलाके में हमसे ज्यादा अमीर कोई ना हो, जितनी हमारे पास शोहरत है। तो ये दो चीजों को हम प्रमोट नहीं बहुत करते। अच्छी चीज़ है बाकी ये। हम जो है अर्शद भाई, आजकल हम देखते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस भी आती हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो कि नाजेबा हरकत भी होती हैं। माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? हम मशहूर होने के लिए, हम चंद सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए हम किस तरफ जा रहे हैं? असल में यही है कि जब बंदा मशहूर होता है ना, तो आपको पता है फिर उसके बाद किसी और की भी बारी आनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम देखते हैं कि अब मैं कैसे मशहूर होऊंगा। तो फिर उसमें लड़कियां और लड़के जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं कि बिल्कुल। अर्शद अपनी भाई, गलत आपने क्या वीडियो क्या अभी तक हासिल किया है, क्या क्या बनाया है? मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि घर बनाया है, फॉर्च्यूनर लेने का आप इरादा रखते हैं, क्या क्या अभी तक आपने बना लिया है? घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज ही रात को जो था वो मुकम्मल हो गया था। तो आज हमने वीडियो भी इस पे बनानी है, और फॉर्च्यूनर भी हम ले लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी ले रहे हैं। चलें जी, मेरे दोस्त हैं इंशाल्लाह। अनीस भाई, वो आएंगे इंडिया से, तो उन्होंने भी लेनी है और मैंने भी, फिर इकट्ठे लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से अच्छा कंटेंट बनाते रहिए और अच्छा मिलते रहिए आवाम को, और ये बताइए लोगों को कि अच्छा कंटेंट बनाकर भी सब्सक्राइबर हासिल किए जा सकते हैं, और सादगी के साथ भी, मशहूर हो जा मतलब अभी तक उनके वीडियोस के अंदर, उनके रहन सहन के अंदर कोई भी ग्लैमर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी ओवर या कुछ भी एग्जैजरेट किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर ये हासिल कर सकते हैं तो कोई भी हासिल कर सकता है, अच्छे कंटेंट के साथ, मेहनत के साथ और कमिटमेंट के साथ। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और लिए चलेंगे आपको कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आज तीसरा रोज़ है। कहीं पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक हैं, तो कहीं पर खुदकार गन्स और 3D रेडार्स भी मौजूद हैं। आइडियाज़ 2024 नुमाइश में मिलिट्री ट्रेनिंग के स्टॉल पर भी रश देखने को मिल रहा है। तो हम रबिया खान हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। रबिया, आज तीसरा रोज़ है, आम शहरी कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, कौन कौन से जदीद और मुनफरिद हथियार देख रही हैं आप इस नुमाइश में? आइडियाज़ 2024 का सिलसिला जो है वो आज तीसरे रोज़ भी जारी है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो दिफाई नुमाइश का जो है वो विज़िट कर रही है। इस वक्त मैं हॉल नंबर 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे तुर्किया के मुख्तलिफ स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं। ये वेपन का जो है वो स्टॉल है, और मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो 9mm पिस्टल की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 30 के करीब पिस्टल रखी हुई हैं, और जो है वो पिस्टल सिर्फ किसी शोकेस में या वैसे डिस्प्ले के लिए नहीं है, बल्कि आप जो है वो पिस्टल को उठाकर और इसको जो है वो लोड कर भी देख सकते हैं। कुछ शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर कैसा रहा है। सर, क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? वेपन आप उठा के लोड करके ट्राई करके भी देख सकते हैं, कैसी लग रही है तुर्की की टेक्नोलॉजी? बहुत अच्छी लग रही है, और इस तरह के इवेंट हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए, जिससे हमारे पाकिस्तान का एक नाम भी ऊपर जाएगा और माशाल्लाह से इसकी तरक्की भी होगी। और वैसे बहुत अच्छी सहूलत है यहाँ पे। ये यहाँ पर जो है वो दीगर बच्चे भी मौजूद हैं और वेपन जो है वो तैयार करके देखा जा रहा है। 9mm पिस्टल है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है वो कोई जो है वो यहाँ पर पिस्टल जो है वो ट्राई करके आपको दिखाते हैं। उसके लिए मुझे माइक थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। मस्जिदों में गिलास क्यों ना
पिस्टल जो है वो अच्छे हैं, साथ साथ इनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम ये देखें तो ये जो पिस्टल है 9mm तो है ही, लेकिन इसका जो वेट है वो 760 वेट है, तो बहुत ज़्यादा हैवी पिस्टल ये नहीं है। दीगर पिस्टल भी मौजूद हैं। लड़कियाँ भी जो है वो वेपन ट्राई कर रही हैं, आप देख सकते हैं। कोशिश करते हैं इनसे भी बात करें। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा तो अभी तक, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस ऑनेस्टली। खवातीन भी बड़ी खुश हैं, तो इशाल आप भी जो है वो थोड़ा सा मिस कर रही होंगी कि अगर आप कराची में होती तो यकीनन आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हैं। जुनेद को भी जाहिर सी बात है वेपन का शौक होगा, साथ साथ जो है वो यहाँ पर राइफ़ल भी मौजूद हैं, दीगर मज़ीद राइफ़ल्स बैक पे भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है दीगर वेपन भी मौजूद है जो हम आपको जो है वो यहाँ पर मज़ीद दिखाते हैं। हर तरफ आपको पिस्टल लोड होने की और जो है वो पिस्टल चलाने की इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं। नौजवान जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और दीगर वेपन भी मौजूद है। और जो है वो ये अगर आपको हम और चीज़ें भी मुख्तलिफ जो है वो वेपन यहाँ पर जो है वो ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो है वो शहरियों की जानिब से यहाँ भी अगर आपको दिखाएं तो ये बड़ा वेपन है और जो है वो इंफॉर्मेशन भी ली जा रही है। ये जो है वो राइफ़ल्स मौजूद हैं बड़ी, जो कि लोड करके, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी शौकीन नज़र आ रही है वेपन की। ज़रा बात करते हैं कैसा लग रहा है ट्राई करना। नुमाइश है और खासतौर पे जिनका ये शौक है वेपन्स रखना चलाना, यकीनन उनके तौर पे उनके लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा है। बिल्कुल, और रबिया हम बिल्कुल मिस कर रहे थे इस लम्हे को जब आप वहाँ पर ट्राई करी थी और हम यहाँ पर बैठे हुए बस देख रहे थे आपको। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस तरह से हमें लुत्फ़अंदोज़ करवाया है इस तमाम नुमाइश से और इन हथियारों से। हम अब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम की भी, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारे खाने पीने के अंदाज़ भी बदल जाते हैं। और आजकल जो खाने में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है वो क्या है जुनेद? वो फ़िश है, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और जैसे ही सर्दी की आमद होती है फ़िश पॉइंट्स के ऊपर तांता बन जाता है शहरियों का। ज़रा देखिए कितना रश हो चुका है वहाँ। मौसम ने अंगड़ाई ली तो अहले लाहौर ने ख्वाबों का रुख कर लिया। मौसम ने अहले लाहौर के खाने पीने के मिजाज ही बदल डाले। अगरचे मछली सारा साल ही फरोख्त होती है, लेकिन सर्दियों में इसकी मांग में खासा इजाफा हो जाता है। मछली की किस्मों की तरह इसके फवाइद भी बेशुमार है। सर्दी से बचने के लिए अपनी ग़िज़ा में गर्म मशरूबात, गर्म मेवाजात और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जिनमें मछली सर फहरिस्त नजर आती है। पाकिस्तान में कई इकसाम की मछलियाँ दस्तयाब हैं, जिनमें बाम, राहू, गुलफाम, ट्राउट, मशाहीर, सुरमई, सिंघाड़ा और थेला शामिल है। सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरा साल ही मछली खानी चाहिए, लेकिन सर्दी के मौसम में हफ्ते में 1 से 2 मरतबा तो लाजमी ही खानी चाहिए। मछली विटामिन ए और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा है। मछली में पोटाशियम, फुलाद, आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन डी भी पाया जाता है। मछली में ग़िज़ाइयत बख्श फैट भी मौजूद होते हैं जो हमारी जल्द और बालों के लिए जरूरी है। इसीलिए मछली के इस्तेमाल से बाल और जल्द अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मछली को अगर ग़िज़ाइयत का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर्दी के मौसम में हमें ठंड से बचने और सेहतमंद रहने के लिए विटामिन डी की बेहद जरूरत होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 113 ग्राम पकी हुई मछली माहिरीन की तजवीज़ करदा विटामिन डी की 100% जरूरत को पूरा करती है। इसलिए सर्दी में मछली का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मछली का इस्तेमाल दिमागी फाल को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। मछली का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल ज़हनी बीमारियों का खतरा कम से कम कर देता है और दिमागी सलाहियतों को तेज भी करता है। मछली को इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड की मिकदार में कमी आती है। इसके साथ साथ मछली जिस्मानी सोजिश को भी कम करने में अहम किरदार अदा करती है। तो सुबह सुबह फिश की इतनी डिशेस दिखा के आपके भी यकीनी तौर पे मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे तो आ ही गया है। बिल्कुल जी, और जुनेद जो है वो इससे पहले कि निकल लें और जाके खा के आज रात को यकीनी तौर पे हाथ साफ करना होगा। इस पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात होगी कुछ खेलों की और दीगर इश्यूज पे जिस पे बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके हवाले से कयास आराइयाँ, उम्मीदें और खदशात भी मौजूद हैं। एक और उम्मीद का इजहार किया है रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरफ से। शुएब अख्तर ये कहते हैं कि वो पुरुम्मीद हैं कि भारत पाकिस्तान आकर खेलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मोदी सरकार की तो उनकी हठधर्मी अपनी जगह पर बरकरार है। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कह चुका है, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी ये कह चुके हैं कि अब इस बार कोई रियायत नहीं होगी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर
आके खेलने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान की बात बिल्कुल ठीक भी है, बिल्कुल अपने हक पे। लेकिन ये जो मौक़िफ़ अब अपनाया पाकिस्तान को बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, ताकि जो एक हठधर्मी है भारत को एक खून लग जाता है ना, जैसे कहते हैं मुंह को, एक आदत हो गई है कि हर बार पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाएगा, तो इस बार भी पाकिस्तान जो है वो हार मान जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तानी मौक़िफ़ बड़ा सख्त जो है वो सामने आ रहा है। जो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि शोएब अख्तर बड़े पुरुमीद हैं, उनका एक शॉट भी हमारे पास मौजूद है, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले गुफ्तगू सुनी है रावलपिंडी एक्सप्रेस की, वो पुरुमीद है, हम भी पुरुमीद है। लेकिन भारत और भारतीय गवर्नमेंट बेसिकली असल मसला है मोदी सरकार का। लेकिन हमारी गुज़श्ता जो बात हो रही थी भारतीय सहाफ़ी से चंद्रशेखर से, वो कह रहे थे कि इलेक्शन हो गए हैं तो शायद कुछ मौक़िफ़ में लचक हो। कल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अगर कोई लचक आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सैयद अवैस साहब। अवैस भाई, लगता है आपको कि बर्फ़ पिघलेगी? क्योंकि चंद्रशेखर से कल हमारी बात हुई, जो भारतीय सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि कुछ बर्फ़ पिघले और हालात बेहतर हों और भारत इस बारे में सोचे कि वो पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो क्या लगता है, इलेक्शंस कल हुए हैं, कितने पुरुमीद आप हैं? देखिए, बर्फ़ पिघलनी या ना पिघलनी वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो खबरें आईसीसी हेडक्वार्टर से आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। सबसे पहला स्टेप अगर आप देखें तो आपको पता होगा ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने आना था, उनको उनकी जो एसोसिएशन है उससे एनओसी भी मिल गया था। फिर एकदम वहाँ पर, जैसे हमारी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वहाँ पर आई गेस एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनको एनओसी डिक्लाइन किया पाकिस्तान में आने से, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेलना था। दैट मीन्स के पहली तरफ वहाँ पर आपने एक प्रेशर फिर पाकिस्तान की तरफ कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की कि जी हम इसको भी नहीं यहाँ पर भेजेंगे, बड़ी टीम तो अपनी जगह है। जो खबरें आईसीसी हेडक्वार्टर से आ रही थी वो यही थी, कल तक तस्दीक शुदा नहीं है, जो मुझे खबर मिली थी वो यही थी कि आईसीसी अब बीच में स्टेप इन एक रोल तो प्ले करा। जो स्केड्यूल थोड़ा सा लेट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो अब जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे, कि वो जितने नेशंस इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में compete करेंगे उन पे वोटिंग पे जाएंगे, क्या हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए या पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अच्छी बात है कि आपने लाइजोनिंग बहुत क्लोज रखी हुई है, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट बोर्ड्स उनके साथ हम देखते हैं कि ना सिर्फ आईसीसी बल्कि बिग थ्री का भी चर्चा रहा क्रिकेट के अंदर, तो आईसीसी के साथ साथ क्या दीगर ममालिक के साथ भी लॉबिंग में भारत अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि बहरहाल एक बड़ा रेवेन्यू तो लेकर आता है वो, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो उनका है रेवेन्यू जनरेट करने में। देखिए, दो चीज़ें हैं, हमेशा एक याद रखें तो एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा एक इशू है कि इंडिया की अगर इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट इकोनॉमी, आपको पता है कि हर जगह लीग्स के अंदर उन्होंने अपनी टीमें जो उन पे कब्जा किया हुआ है। आप कोचेस तो दूर की बात है, आप जब प्लेयर्स की बात करते हैं जो फॉरेन प्लेयर्स इसको दुनिया लीग के अंदर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको प्रेशराइज जरूर किया जाता है भारत क्रिकेट बोर्ड से या फ्रेंचाइज से किया जाता है कि आप डटे रहो, आपको कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग का काम चलता है, आपको पता है वो करेंगे प्रेशराइज। क्योंकि हमेशा हमने देखा है, चाहे न्यूजीलैंड की आप बात कर लें चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, उनका क्रिकेट बोर्ड हमेशा झुका है अपने प्लेयर्स के आगे। आपको पता है न्यूजीलैंड इतना मजबूर हो गया तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्लेयर्स आईपीएल खेलने गए में, तो मजबूरी होती है। अभी भी गर्म खबरें यही हैं कि आईसीसी ने बाकी जो तमाम टीमें हैं उनको राम कर लिया है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाएं, वो न्यूट्रल वेन्यू के लिए वो हामी भर लें। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो तमाम जो बाकी टीमें हैं वो चुकी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेगी? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अगर खुदा न खास्ता अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो 4 मैचेस होंगे, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमी में तो ऑब्वियसली फिर 5 मैचेस होते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान फिर उस पर कितना स्ट्रांग पाकिस्तान का एक स्टांस आता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर होता है तो वो इस चीज पे है कि पाकिस्तान की जो कंपनसेशन है, जो आपने पूरा ऑब्वियसली 4-5 मैचेस का वो बिलियंस में कंपनसेशन है, वो किस तरीके से आईसीसी पाकिस्तान को रीपैक करता है आपको पता है। क्योंकि यूएस में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आईसीसी की, यहाँ तक यूएस क्रिकेट की एक स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसने पूरा रिवेन्यू में जनरेट कर दिया था एक मैच ने। उसको कॉम्पेंसेशन किस तरीके से दी जाती है। दूसरा, जो शोएब भाई बात कर रहे थे, मैंने कहा ना कि मैं खुद पूरी उम्मीद हूं अल्लाह करे कोई यहाँ पर आके खेले। मुझे एक और चीज लगती है बीसीसीआई की, कहीं शायद उनकी टीम को इतना डर है, बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी रही है, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनको शिकस्त भी दी हुई है, शायद उनको ये डर है कि अगर इंडिया यहाँ पे आगे हार गए तो फिर वो वापस कैसे जाएंगे, किस मूव के साथ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ के पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट टीम, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, बहुत से लेजेंड्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, इसको हम भी मानते हैं, जितने भी क्रिकेट की दुनिया के लोग हैं, शायकीन हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं। क्रिकेट में बेहतर खेल पेश करना या उसमें बढ़तरी होना ये एक अलग चीज़ है, इसको मानना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इस वजह से गुरूर करें
या आपको ये एरोगेंस हो कि आप पैसे में ज़्यादा हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा है, इस वजह से आप पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहते? पावर्स तो फिर ये तो अफसोसनाक है, आप खेल की बजाय इकोनॉमी को या फिर पॉलिटिक्स को तरजीह दे रहे हैं। देखिए, जिस वक्त आप अंडर 19 एक स्टार्ट स्टेज खेलते हैं ना, जब अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसा एक मैच होता है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका कैरियर बनता है और जिसमें आपका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री है, वहां पर या तो कैरियर्स बनते हैं, आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हर प्लेयर के दिमाग में ये चीज होती है कि मैंने उस प्रेशर मैच के अंदर किस तरीके से जाना है। अभी नॉर्मली एक वोट फिर से इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, उस यूट्यूब पे अभी रिसेंटली फिर हुआ, जिसमें 80+ अवाम ने यही कहा है कि पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए खेलने के लिए। वो भी तो यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। इश्यू सारा का सारा गवर्नमेंट उनका जो बना रही है, जो सारा एक फंडा उन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। मैंने कहा ना, मुझे लिटरली इसी चीज का अब बैकडोर पे लगता है कि शायद शिकस्त का डर है उनको कि यार यहाँ पर आ जाओ, शिकस्त हो गई तो कोई एयरपोर्ट जो जहाज उतारने नहीं हमें देगा, जो पता है वो सिचुएशन वहां पर हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बैकडोर पे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फिर मैं कह रहा हूँ कि लाइजॉनिंग कितनी स्ट्रांग रहती है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। मोहसिन नकवी क्योंकि बहुत पावरफुल सीट पे भी आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठे हुए हैं, उनको बेहतर पता है कि गवर्नमेंट लाइजॉनिंग किस तरीके से करनी है, आपको करनी पड़ेगी। इस वक्त जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपना लिया है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल वो डट गया है कि कोई दूसरी ऑप्शन, दूसरी राय है ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो बहुत अजीज़ है, पाकिस्तान में आगे खेलना पड़ेगा। तो ऑप्शन मैंने पूछी थी कि अगर किसी भी सूरत में ICC भी कोई कुछ नहीं कर पाता और तमाम जो बाकी टीमें हैं वो भी इस हक़ में वोट दे देती हैं कि न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचती है? देखें, अगर आप एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मैंने कहा ना कि 60 to 70% रेवेन्यू जो उनसे क्रिकेट का अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ICC को स्पॉन्सर BCCI करता है क्योंकि वो मार्केट काफ़ी बड़ी है। अगर आप वोटिंग मरहलाई में जाते हो तो अगर वो खुदा न खास्ता कि जाता है कि ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी जो उनकी बाकी मैचेस पाकिस्तान में कर लें, 4 से 5 मैचेस आप न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएं, कंपनसेशन जो पाकिस्तान की लगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, किस तरीके से पाकिस्तान उसको रिलोकेट करता है। लेकिन पाकिस्तान बाइकआउट करने की भी पोजीशन में है, पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है। देखिए, लेट्स कम टू लॉजिक। अगर मैं बात करूं, आप बाइकआउट करना तो चाहोगे, लेकिन आपने फिर वही चीज ज़हन में रखनी है कि आपको नुकसान कितना होगा, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड जितना हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की हुई अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर, स्टेडियम्स की बात करें, क्योंकि इसके बाद आपको पता है बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप तक जितने भी हैं, वुमेन्स की बात करें, इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स हैं। हाँ, इस चीज पे फिर पाकिस्तान कितना डटता है, कहता है कि भाई ठीक है, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जा रहे हो, पाकिस्तान जितने मेजर टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे, हम नहीं जाना चाहेंगे। आपको पता है साउथ एशियन गेम्स बल्कि अभी आई गेस फरवरी या मार्च के अंदर इंडिया में ही होनी है, उस पे पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? गवर्नमेंट क्योंकि इन चीजों में बीच में पड़ गई है, फिर आपको स्टांस आखिरी तक रखना पड़ता है, फिर आपको शायद खुद भी समझनी पड़ेगी कि हमें नुकसान हो, अच्छा, अगर हम बर्दाश्त करने के लिए आपको डटना पड़ेगा। अगर कोई तमाम ममालिक जिस तरह से आपने बताया कि उनसे भी उनकी राय मांगी जा रही है, अगर उन सब की तरफ से भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, तो फिर आपको लगता है कि भारतीय मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है या यही हठधर्मी देखी जाएगी इसके बावजूद? देखें, अगर थोड़ा सा टेनिस फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है यही सूरत हाल वहां पर भी बनी थी कि इंडिया ने कहा था हम पाकिस्तान में डेविस कप नहीं खेलने आएंगे, तो ITF जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि अगर आप नहीं आओगे, क्योंकि वहां एज कम्पेयर टू क्रिकेट नहीं आओगे तो पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाएगा, ऑब्वियसली डेविस कप का जो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो आगे चले जाएंगे। क्रिकेट की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना, एक अनफॉर्चुनेट चीज है, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका ऑब्वियसली हठधर्मी बहुत है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सारे मामला हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, यहाँ तक ब्रॉडकास्टर्स ने एक धमकी भी अभी दी है इनको, कल की बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो हम स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल वेन्यू ओवरऑल ICC को भी नुकसान होगा और उसका नुकसान जो है तमाम ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी चैंपियंस ट्रॉफी और उसके अंदर भारत के आने या ना आने की बात। ज़रा जिम्बाब्वे के हवाले से आपकी राय क्या है? जो अभी T20 में हमारे साथ हुआ, क्या क्या बेहतरियाँ लाई जानी चाहिए और क्या नया टैलेंट भी हमें देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे के दौरे में? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपने नया टैलेंट तो इसके अंदर किया, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी भी आपको पता है जो चेयर का एक खेल लगी हुई है, इसको ले आओ, उसको ले आओ, इसको हटा दो, वो सीरियसली आपको खत्म करना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ की बात करें, आपको पता है वो रिजाइन कर चुके हैं, परफॉर्मेंस सेंटर से बात तो हो रही है, शायद उनको कोई और पोजीशन दी जाए। आकिब भाई की बात करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स अपनी जगह हैं, लाहौर के अंदर को वो चलते हुए भी आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेन स्टेक के ऊपर इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर आपको कोच बनना ही था तो बेहतर था कि आप T20 ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर बनते, क्योंकि आप बेहतर आप प्लेयर्स को जज कर सकते हैं वहां पर कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको मैं किस साइड पे कर सकता हूं, ताकि आप उस सीट को जो है जिम्बाब्वे लेके जाएं। अच्छी बात है कि आप
अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दी है, आप यंगस्टर्स को लेके आए, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज ठीक है, पाकिस्तान एक तगड़ी साइड पे आपको नजर आता है, लेकिन ये वो सीरीज है जिसमें आप कोशिश करते हैं नई कॉम्बिनेशन को। लेकिन आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के ही होने चाहिए कोचेस, गैर मुल्की कोचेस से बेहतर है ये ऑप्शन? जो देखें, जो इशू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हालिया जो 2-3 साल के अंदर जो बनता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लिटरली बहुत मुश्किल है इस वक्त। आप कहें कि जो मंजा हुआ एक हेड कोच होता है, जो फॉरेन कोच हो बेसिकली, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, जो मामलात हुए हैं कि आपने 5-6 महीने भी नहीं चलाया और आपने कहा अल्लाह हाफिज, यहाँ पर ना वापस आओ, ये बहुत मुश्किल है कि आपको कोई ज्वाइन करेगा। ज्यादा वही लड़के आपको ज्वाइन करेंगे, या तो वो निगलेक्टेड होंगे या वो शायद जॉब की तलाश के अंदर। लैंग्वेज बैरियर जरूर है, मैं कहता हूँ प्लेयर्स में, लेकिन हमारी एक साइकी रही है, याद रखिएगा, जो फॉरेन कोच है उसी से हमारी टीम ज्यादा संभलती है। जो पहले भी आप एक्सपेरिमेंट कर चुके, अभी इस वक्त आकिब जावेद की बात होती है, आकिब जावेद पहले भी पाकिस्तान वर्सेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कोच रही। फॉरनर कोच जो है वो हमारे लिए बेहतर तो रहते हैं, हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन आपने वही जो बात की कि आप कोई हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होगा, वही होगा जो कि निगलेक्ट हो रहा होगा, या फिर जिसके पास इस वक्त नौकरी मौजूद नहीं होगी, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस साहब मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी राय दी कि अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, आने वाले वक्त ही बताएगा कि भारत पाकिस्तान आता है या कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है वो डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और पाकिस्तानी लेजेंड की। बर्फपोश पहाड़ों को शिकस्त देने वाले हसन सतपारा, जिनकी 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हसन सतपारा ने माउंट एवरेस्ट के K2 और इस समय दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करके मुल्क व कौम का नाम रोशन किया था और कोपेमाई की दुनिया में 3 हैरत अंगेज़ आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए उन्होंने। हसन सतपारा खून के सरतान में मुब्तला रहने के बाद 21 नवंबर को अब्दी नींद 2016 में सो गए थे और हसन सतपारा का मुनफरिद एजाज़ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन के सर करना था और वो 3 अप्रैल में स्कर्दू में 1964 में पैदा हुए। कोई पैमाई का जो बाकायदा आगाज़ था उन्होंने 1999 में नागा पर्वत को सर करके किया था और 2024 में उन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी सर की थी। हसन सतपारा पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तकरीबन 8000 मीटर से भी जो बुलंद 6 चोटियाँ हैं उनको सर कर रखा है, जिनमें माउंट एवरेस्ट है, K2 है, ब्रॉड पीक है और किशाबरम है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो नागा पर्वत है वो शामिल है। हसन सतपारा का जो कारनामा है वो कौम हमेशा याद रखेगी और हमेशा उनको अपने दिलों में जो वैसे भी जो चोटियाँ सर करने का शौक़ रखते हैं वो तो उनको फॉलो करते हैं और याद रखा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तो आज उनकी वफ़ात का दिन है, 8वीं बरसी है, उनके लिए ढेरों दुआएं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की जो कि अपने कारनामों से पाकिस्तान भर में अपनी जो पहचान बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूसुफ अवान बड़ा एजाज़ हासिल कर चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और ये मुकाबले हुए थे यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन के ज़रिए तमाम थाईलैंड में। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं यूसुफ अवान, आपको वेलकम कहेंगे। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको इस कामयाबी पर। कितना मुश्किल मुकाबला था, कितने मदे मुकाबिल थे आपके जिनको आपने मात दी और ये मेडल्स अपने नाम किए? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तकरीबन 20-25 मिनट थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला था ये और तकरीबन 400 लोग थे इस कंपटीशन के अंदर और बहुत टफ था वैसे ये बहुत कंपटीशन जो है ना, तो मेरा पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल था। बस ये कि अच्छा यूसुफ, आपने कितना वेट उठाया है इसमें और कितना टारगेट था जो आपने अचीव किया और आपने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं? कितने घंटों की मेहनत करते थे रोज जिम में और वेट लिफ्टिंग में? ये डेली का सर मेरा 3 टाइम का वर्कआउट होता था, घंटे तो लगाए, फिर ये 24 घंटे हमारा यही काम होता है ना, तकरीबन खाना है और उसके बाद दिन में 3 दफा वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल टफ होता है। तो अच्छा आप ये बताइए यूसुफ के काफ़ी मुश्किल था वहाँ पे पहुँचना। अमूमी तौर पे जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनको शिकायत होती है गवर्नमेंट से, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ पहुँचने में इस तमाम प्रोसेस में सिंध गवर्नमेंट ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। कैसी रही उनकी मुआवनत, कितने आप मुतमईन हैं?
सर मुतमिन ऐसे हूँ कि मुझे मेयर साहब जो सक्खर के अरसलान साहब हैं उसने मुझे बहुत सपोर्ट की जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हुकूमत से आप मज़ीद क्या अपील करते हैं कि इस तरह के जो एथलीट्स हैं हमारे उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके लिए कोई ग्रांट जारी होनी चाहिए या फिर उनके लिए इस तरह के इदारे बनाने चाहिए जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें और उनको सिखाया जा सके, ट्रेन किया जा सके? मैडम अब ये देखे ना, ये तो माना एक चीज का ना ट्रेंड हो गया है, ये तो माना ये चीज तो माना काफी फैल चुकी है। बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ये चीजें काफी फैल चुकी हैं और आज के जो आज आने वाली नस्ल जो है तो तकरीबन इस चीज में तकरीबन आ भी रही है ना, फिटनेस के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, तो वो लोग आ भी रहे हैं वैसे। बिल्कुल आ भी रहे हैं, लेकिन आपके इस कंपटीशन में कितने मुमालिक दीगर शामिल थे और कितने एथलीट्स और आपके साथ मौजूद थे बॉडी बिल्डर्स? तकरीबन 20-25 मुमालिक थे इसके अंदर। वर्ल्ड चैंपियन में काफी सारे मुल्क आ जाते हैं, तो तकरीबन 350 जेंट्स थे और 50-60 लेडी भी थी उसके अंदर, तो बहुत अच्छा कंपटीशन था। लेडीज था कंपटीशन? लेडीज का फिटनेस जो होता है, मिस फिट जो बनती हैं, इस तरीके से था। बाकी मेरा बॉडी बिल्डिंग का था, क्लासिक फिजिक और मैन फिजिक था मेरी 3 कैटेगरी थी, तो वो 2 में से मैंने जीती थी और 1 में मैं सेकंड आया था। जबरदस्त, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते। अच्छा यूसुफ, ये बताइएगा कि नई जनरेशन, आपने बताया काफ़ी लोग इस तरफ आ भी रहे हैं, उनके लिए मशवरा क्या है? और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि नई नौजवान नस्ल शॉर्टकट का तरीका अपनाती है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने कितनी मेहनत की और उनके लिए क्या पैगाम है? सर ड्रग्स का जो इस्तेमाल है ना, वो तकरीबन ऐसे है कि वो स्टेज के लिए ली जाती है। अच्छा, और स्टीरॉइड्स हैं, यकीनी तौर पे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बचना कितना ज़रूरी है? असल मेहनत और लगन के साथ यकीनी तौर पे आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इस प्रोसेस से मुतालिक भी बताइएगा कि कितने साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने में? सर मुझे इस तकरीबन 18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, काफी सारे कंपटीशन खेले। बाकी इंटरनेशनल जो कंपटीशन था, ये मेरा दूसरा कंपटीशन था। इससे पहले मैं साउथ एशिया भी खेल चुका हूँ, 3री पोजीशन आई थी। तो मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक शौक था कि मैं कहता था बड़े स्टेज पे जाऊं और वहां पर खेलूं। तो ये अरसलान साहब की बड़ी मेहरबानी है जो मुझे यहाँ तक उसने पहुंचाया ना। आने वालों को क्या मशवरा देंगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एथलीट बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या वेट लिफ्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी जानिब से क्या एडवाइस है? एडवाइस यही कि इसमें देखिए तकरीबन हजारों में से 1-2 ही निकलता है, हर किसी को आपको जज नहीं कर सकते। इस वजह से, क्योंकि ये रिस्क होता है, ये क्योंकि इसके अंदर डाइट बहुत टफ है। मेन मसला इसके अंदर डाइट है। जो 3 हम लोग खाना खाते हैं और फिश होती है, चिकन होता है, बगैर घी के, बगैर नमक के, तो वो जो डाइट जो होती है ना, वो 10 दिन में बंदा पूरा हो जाता है उसके अंदर। तो ये तकरीबन जिनका गोल होता है वही लोग ही पूरा करते हैं इसको ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह से जुनेद भी कह रहे थे कि क्या इसमें स्टीरॉइड्स या इस तरह की ड्रग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेने पड़ते हैं, या फिर इसके बगैर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आप अचीव कर सकते हैं अपने गोल? प्रोटीन डाइट लेते हैं हम लोग, जैसे माना सप्लीमेंट वगैरह हो गए, इस किस्म की चीज ले लेते हैं। फेट बर्नर हो गए, जैसे मल्टीविटामिन हो गए, इस किस्म की चीज लेनी। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया मुबारकबाद आपको। साथ मौजूद थे और ज़बरदस्त इस मेहनत के बाद ये नतीजा मिलना यकीनी तौर पे काबिल तहसीन है और गवर्नमेंट की सतह पे मकामी जो अहदेदारान हैं उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया, ये भी खुश आइंद है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक ज़हीनो फ़तीन जर्मनी के हाथी से मिलवाते हैं, जिस हाथी ने खुद से नहाना सीख लिया है। ये बर्लिन के चिड़ियाघर में ये हाथी है जो अपनी सूंड से पाइप पानी का पकड़ता है और फिर अपने जिस्म पर डालता है और फिर खुद ही नहा भी लेता है। तो कितना समझदार हाथी है, जानवरों को वरना खुद नहलाना पड़ता है। जिसके ट्रेनर्स हैं वो भी अब इजी हो चुके हैं, वो सिर्फ पाइप इसके हवाले करते हैं और फिर सुकून से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आधा काम इस हाथी ने खुद ही कर लेना है। तो इस तरह की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो आप भी अपने पेट्स की जो है जिम्मेदारियों से ज़बरदस्त माँ हो सकते हैं। आपके पेट्स जो है वो खुद ही नहाना धोना सीख जाएंगे और खुद ही अपने तमाम मामलात अपने काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी,
एक अहम मौजू है नाज़रीन, और एक सोशल इशू है कि जिस वक्त कोई बच्चा या ख़ास तौर पे बच्चियां जवान होती हैं तो ज़्यादा उन्हें टेंशन हो अपनी शादी की, रिश्तेदार उनसे ये सवाल रिश्तेदारों को चचा खाला शादी हो जाए तो फिर बच्चों का सवाल होता है कि जी बच्चे कब पैदा हो रहे हैं, एक बच्चा हो जाए तो फिर ये सवाल होता है कि जी दूसरा बच्चा कब हो रहा है। तो ये मसला, अच्छा ये जोड़ियां कब मिला रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हल टॉपिक क्या है है इसका, और कितना एनॉइंग होता है किसी भी नौजवान लड़के या लड़की के लिए। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जो मौजू है बड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ा सा उससे पहले कुछ मसाइल है वाला भी है। वो इस लिहाज से कि हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कोई भी नौजवान लड़का या लड़की जिस वक्त वो जवान होने लगते हैं तो रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। अच्छा नहीं शादी से मुतल्लिक सवाल कर करके पहले हम जो है ना शादी के बाद के मसाइल, शादी जब शुरू होती है तो वो मसाइल थोड़े बताएंगे कि शादी जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी का एक यादगार दिन तो होता है। इस दिन हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो सबसे खूबसूरत नज़र आए और सबसे मुनफरिद नज़र आए, और क्योंकि शादियों का सीज़न भी है तो ऐसे में जो पार्लर वाले हैं, जो सैलून्स वाले हैं, उन पर उनकी चांदी हो जाती है, उन पर काफ़ी रश नज़र आता है। लेकिन ब्यूटी पार्लर्स वाले भी मौके से फ़ायदा उठाते हैं और दुल्हन की तैयारी पर अच्छी खासी रकम का मुतालबा करते हैं। शादियों का सीज़न है, रेट आसमानों में पहुंच चुके हैं। दुल्हन को तैयार करने के एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कितना फ़र्क आ चुका है। फिज़ा मरियम ने रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा वो देखिए। मुल्तान में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन महंगाई के इस तूफान में दुल्हनें कैसे तैयार हों? सैलून्स ने मेकअप और दुल्हनों को तैयार करने के चार्जेस में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। ख़वातीन इसको कैसे मैनेज कर रही हैं, जानते हैं। मुल्तान में शादियों के सीजन की रौनकें अपने अरूज पर हैं, लेकिन इस बार दुल्हन के मेकअप और तैयार होने के रेट्स ने परेशानी बढ़ा दी है। सैलून ऑनर्स का कहना है कि महंगाई की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं, जिसके बाइस रेट्स में इजाफा जरूरी था। प्रोडक्ट्स के देखे कॉस्मेटिक्स के रेट्स दुगने हो गए हैं, और जितनी हमारी मुमकिन कोशिश होती है हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं कोऑपरेट, और कम से कम चार्जेस में मेकअप कर देते हैं क्योंकि दुल्हनों का बिग डे होता है। दूसरी जानिब दुल्हने और उनके घर वाले परेशान हैं कि पहले ही शादी के अखराजात आसमान को छू रहे हैं और अब मेकअप के अखराजात उनके बजट से बाहर हो रहे हैं। जी मैं शादी की बुकिंग के लिए आई हूँ। यहाँ पे तो रेट्स इतने हाई चल रहे हैं कि क्या करें, अब बिग डे अपना ख़राब तो नहीं कर सकते। हाँ, बुकिंग तो करवानी ही पड़ेगी। महंगाई सिर्फ सैलून तक महदूद नहीं, बल्कि शादी हॉल्स, जेवरात और कपड़ों के दाम भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। कई खानदानों ने सादगी को अपनाना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ अपनी रिवायात में तब्दीली करके अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान में शादियों का सीजन तो जारी है, लेकिन महंगाई ने इसकी चमक को मांद कर दिया है। लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें, और दुल्हनें भी अपनी तैयारी को चार चांद लगाने की हर कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ फिजा मरियम, एक न्यूज़, मुल्तान। दुल्हनें तो बिल्कुल ये कोशिश करती हैं कि उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और वो बड़ी खूबसूरत लगे, लेकिन ख़र्चे भी बढ़ गए हैं और शादियां जो है वो बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो सादगी को अपनाना चाहिए और सादगी से आप ज़्यादा अच्छे से शादी इंजॉय कर सकते हैं। अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए। लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो मौजू था वो ये था कि शादी क्यों नहीं हो रही है। इस बात की जो टेंशन है वो हमारे इर्द गिर्द वालों को ज़्यादा होती है। बिल्कुल, हमारी ताई को हो रही होगी, हमारी चच्ची को, हाला को, मौसी को, सबको, पुप्पो कौमी तौर पे जो फुप्पो हैं वो बड़ी बदनाम हो रही होगी। तो ये जो टेंशन है, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे कब होंगे, ये सवाल हम पूछते हैं। हमारे साथ मैरी परवेज़ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। आखिर वो कौन से नफ्सियाती लोग होते हैं जिनको दूसरे की शादी की टेंशन है, ना कि अपनी की, और बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये भी बड़ी परेशानी वाली बात होती है उनके लिए। वेलकम टू शो मैरी। आपको मेरी, आप खुद भी शादी कर रही हैं, हमें पता चला आप दिसंबर में शादी करने जा रही हैं, तो आपके ऊपर भी काफ़ी दबाव और प्रेशर रहा होगा कि शादी क्यों नहीं कर रही, जल्दी कर लो, पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जिस तरह जुनैद को पुप्फों से काफ़ी शिकवा है कि पुफियाँ जो है ना वो बड़ा किरदार अदा करती हैं। को शिकवा है अपने पुप्पो के खिलाफ ना कीजिए। तमाम जो हमारे अहलो अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको बड़े एतराज़ात होते हैं कि हमें वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या इनकी सुन के शादी करनी है हमें? पहले तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लास्ट, आज से कह लें कि 11 साल से, जब से शायद मैंने अपना
A levels कंप्लीट किया होगा, वो जो हम FA FSC वाली स्टेज जब क्रॉस कर लेते हैं तो वैसे ही माँ बाप को, आसपास के लोगों को फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि रिश्ते देख रहे हैं आप, क्या चल रहा है। माँ बाप को थोड़ी सी फिक्र होने लग जाती है कि अच्छा फ़लाँ लड़की की शादी होगी, फ़लाँ रिश्तेदार की घर शादी हो रही है, हम अपनी बेटी की शादी नहीं करें। स्पेशली मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा है। 11 साल आई गेस, हम वो विक्टिम का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, तो तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ कि हाँ, एक शादी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी के अंदर हो जानी चाहिए। चाइना में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि, और आज भी उस चीज़ के बारे में बात होती है कि अगर लड़की 25 की एज क्रॉस कर जाती है तो वो एक्सपायर हो गई है। और देयर आर कल्चर्स इन दिस, अभी वहाँ उसकी शादी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। और एक और इंटरेस्टिंग सोसाइटल उनका एक प्रॉब्लम जो है वो ये भी था कि वहाँ पर जब वो लड़की की शादी करवाते हैं तो वो लड़के वालों को पैसे देते हैं कि आप हमारी लड़की से शादी कर लें। तो जितनी ज़्यादा उम्र की लड़की हो जाएगी उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप बेसिकली आप एक फेवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी उम्र की लड़की के साथ आप शादी करें। और वहाँ पर भी आज भी कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी अर्ली शादी हो जाए उतना बेहतर है। मुझे आज मेरा ख्याल है कि जब भी कोई बच्चा, स्पेशली इन विद एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग एंड टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, जब भी कोई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, 19 साल की उम्र में शादी होगी, 20-21 साल की उम्र में शादी हो गई, उस मोमेंट तक जुनैद निशाल आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुई होती है, आपका ब्रेन ही डेवलप्ड नहीं है। एक लड़की तैयार ही नहीं है जो आपको शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, एक नया सफर, एक नई जिंदगी। लोग परेशान क्यों होते हैं इस मामले को लेके, वो क्या माइंडसेट है, और वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो बच्चा या बच्ची अगर उसकी शादी फर्ज किया लेट हो भी रही है तो उसकी कोई ना कोई रीजंस होगी, और कुछ फैसले हम कहते हैं से गुजर रहा होता है बच्चा इन सवालात की वजह से। आई थिंक देखिए, सोसाइटी आज से 20 साल पहले के जैसे फंक्शन करती थी वैसे आज फंक्शन नहीं करती है। आज आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते करते आपको आराम से बिटवीन 25 to 30 ईयर्स की एज लग जाती है, अगर तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि लड़का हो या लड़की हो, वो 25 साल का हो गया है, उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए, उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाए, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, अपना घर गाड़ी ये सब कुछ भी हो हमारे पास। अगर उसके पास नहीं है तो वो पीछे से इतना वेल ऑफ हो। लड़के की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको घर गृहस्थी आनी चाहिए। वो हमें ऐसी लड़की भी चाहिए जो कि ट्रॉफी साइड भी हो, लेकर जाए तो अच्छी भी लगे। सारी बातों से ये भी लग रहा है कि हमारे माशरे ने ही शादी को इतना मुश्किल कर दिया है, इतनी सारी कंडीशंस को साथ जोड़ के, और फिर वो परेशान भी खुद ही होते हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो ये तो फिर मुनाफकत हो गई या दोगला रवैया हो गया। मेरा ये बिल्कुल आप 100% एग्रीमेंट, मुझे लगता है कि ना सिर्फ हिपोक्रेसी है बल्कि एक बहुत मेजर लैक ऑफ अवेयरनेस और इग्नोरेंस भी है। इग्नोरेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं कह रही हूँ कि जहालत है ये, क्योंकि आप अपने बच्चे को, जिसको एक्सपेक्टेशन उससे बहुत सारी और मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी है आपकी, और उस मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आप कह रहे हैं कि अब वो ऐसा होमली भी हो जाए कि वो घर पर जब आए तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी हो, और जब वो बाहर निकले तो वो एक प्रोफेशनल भी हो, वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। ये सारी चीज़ें किस तरह फेस किया जाए और रिस्पॉन्ड किस तरह से किया जाए? आपका मशवरा क्या है उन तमाम लड़के लड़कियों को जिनसे सवालात ये पूछ के उनके कान पका दिए जाते हैं? आई थिंक कि जब तक जुनैद आप बड़े स्ट्रॉन्ग रहना अपने ओपिनियन को लेकर, और आपके पास एक प्लान हो। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं जवाब देने में, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिटर हो जाएं, आप उल्टा कोई जवाब दें कि नहीं भी आप अपनी शादी को तो देखें, आपको क्या मिल गया शादी करके। हम आई हर्ड दीज आंसर्स, मे बी मैंने भी कुछ सवाल जवाब ऐसे दिए मैं अपने माँ बाप को, वो उसमें ही फंस जाए। हाँ, तो उससे बेहतर ये है कि आप उनको एक प्लान दें कि आप करना क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। स्पेशली मेरा ख्याल है कि जब आप अपने पेरेंट्स को एक प्लान दे देते हैं कि अब्बू जान, अम्मी जान, इतनी उम्र में मैंने कर लेनी है पढ़ाई, इसके बाद मेरा कारोबार का ये सिलसिला है, या मैं अगर नौकरी करना चाहता हूँ इसका ये टाइम स्पैन है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को उसके बावजूद भी बहुत प्रेशर फेस, शादी हो जाए तो फिर बच्चे, बच्चा हो जाए तो फिर दूसरा बच्चा। अच्छा, मेरी हम लोग शादी पहले तो हम सोसाइटी के प्रेशर में शादी कर लेते हैं, और वही जैसे जुनैद कह रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ये वो सवाल पूछने वाले लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगियां गुजार चुके होते हैं और खुद भी बड़ी हर्डल से गुजरे होते हैं। जब उन्होंने शादी की होती है या बच्चे पैदा किए होते हैं तो फिर वो दूसरे को भी शायद उसी तकलीफ में देखना चाह रहे होते हैं। और हम लोग क्या सोसाइटी के कहने पर, जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनके कहने पर शादी और बच्चे पैदा करें, या फिर हम इसलिए करें कि हमें शादी की इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है, हमें एक लाइफ पार्टनर चाहिए और हमें अपनी फैमिली बढ़ानी है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, हम इसलिए करें? सोसाइटी के लिए करें या खुद के लिए? इंटरेस्टिंग एक बात एक फ़िलासफ़र ने कही थी कि आप शादी तब करें जब आप शादी एज ए इंस्टीट्यूट से मोहब्बत करते हो, आप उस इंसान से नहीं।
आप उस कॉन्सेप्ट से प्यार करते हो, क्योंकि अगर आप शादी को समझते हैं दो लोगों ने एक साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, पेरेंटहुड इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आप इस काबिल हैं कि बच्चों को सपोर्ट कर सकें। हमारे माशरे में आपको पता है कि बच्चे 1 से 2 से 3 से 5 और 6 भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास मैं बार बार फाइनेंसिस की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली एक मैरिटल रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल प्रेशर जब आता है, दैट बिकम्स द नंबर 1 प्रॉब्लम फॉर कॉन्फ्लिक्ट। प्यार, इश्क, मोहब्बत सारा कुछ पीछे रह जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल, जब मुझे पता है कि मेरा मियाँ जो है वो बेचारा 25 साल का, वो मुझे टेबल के ऊपर खाना नहीं आ सकता, शॉपिंग नहीं हो सकती, और फिर मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऊबर भी ना यूज़ करूँ क्योंकि हम बड़े ज़रा ऑनर ऑफ द फैमिली, और आप लड़की जो है वो काम भी ना करे और ऐसा भी हो। ये हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की यही कहानी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक चेकलिस्ट है और मैंने कर ली ज़िंदगी के अंदर और बस हो गया। एक फर्ज अदा हो गया। पेरेंट्स सफ़र करना है, अगर आपने सफ़र करना है, और ना सिर्फ ये 2 लोग, फिर वो जो 2 फैमिलीज हैं वो सफ़र करती हैं। डिवोर्स रेट्स आने वाले जो अगर फर्स्ट के बच्चे हो गए तो वो इसे कितना सफ़र करें। एग्जैक्टली। और डिवोर्स रेट्स लास्ट आपके 10 साल में, पिछले एक डेकेड के अंदर पाकिस्तान में शूट किए हैं। मैं रफली स्पीकिंग में अगर आपको बात करूँ, लास्ट 4 साल के अंदर जितनी मैंने अपने दोस्तों की शादियाँ देखी, मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट डिवोर्स। और वो इस वजह से क्योंकि इतनी ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा, अपने बारे में ना जानना, मुझे पता ही नहीं मैंने शादी क्यों करनी है, मैंने प्यारे कपड़े पहनने हैं, मैंने इसलिए शादी कर ली। अच्छा, मेरी क्या जो एग्जैक्ट एज है, मुनासिब एज जो शादी के लिए, वो क्या है एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए? कब उसे शादी कर लेनी चाहिए, कब उसे बच्चे कर लेने चाहिए? रीज़न है डिले करने की, आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लें किसी भी उम्र में तो आप शादी करना? मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 19-20 साल की उम्र में और उसके बाद भी वो दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा रहा कि इतना आइडियली उन्होंने उसको मेंटेन किया कि वो उसको सक्सेसफुल बना सके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 40 साल की उम्र तक भी शादी नहीं करते और फिर भी वो खुश नहीं रहते, क्योंकि जितना मर्जी आप भांप लें, शादी एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है एक गैम्बल है, वो एक जुआ सा तो है। तो आपने वो देख लेना, वो चाहे लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है। एक महीने बाद जुआ खेलने वाली है, ये वाला तो हम देखेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत अच्छा रहे, थैंक यू सो वेरी मच। तमाम नौजवानों के साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है और उसे आपने ही गुजारना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।